हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। कॉन्फ़िगरेशनल एनालिसिस मैंने खत्म कर दिया था। आपका जो कॉन्फ़िगरेशन था कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा। अब हम लोग कॉन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है और कॉन्फॉर्मेशन कब अराइज होता है। तो देखो, आपको बताया था जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 3D स्पेस में ऐसे फ्री रोटेट करते हैं। देखो, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया और फ्री रोटेशन कर रहा है। तो व्हेन ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेटेड इन 3D स्पेस, ये कई सारे 0 डिग्री से लेकर 360 के बीच में कई डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं, और जो प्रोसीजर हो रहा है, जो फिनोमिना हो रहा है, उसको कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो कॉन्फॉर्मेशन इज नथिंग, it is arises due to free rotation around carbon carbon single bond which lead to the formation of many compound in 3D space. Collectively these compounds are known as conformers and phenomena is called conformational analysis. तो conformers बनते हैं जब free rotation होता है तब। तो क्या होता है, it is arises due to, किसकी वजह से अराइज होता है, तो ये अराइज होता है arises due to free rotation। फ्री रोटेशन कहां फ्री रोटेशन होता है, अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं 3D स्पेस में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म इन 3D स्पेस, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म in 3D space are known as कॉन्फॉर्मर्स। उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मर्स कहा जाता है। ठीक है, कॉन्फॉर्मर्स। अब इन कॉन्फॉर्मर्स के साथ जो सबसे खास बात होती है ना, रूम टेम्परेचर पे दो कॉन्फॉर्मर को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर की एनर्जी है, वो एनर्जी इतनी सफिशियंट होती है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में तुरंत चेंज कर देती है। तो आप रूम टेम्परेचर पे चाह के भी दो कॉन्फॉर्मर को सेपरेट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, बिकॉज रूम टेम्परेचर की एनर्जी सफिशियंट है एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करने के लिए। तो कॉन्फॉर्मर्स कैन नॉट बी separated, conformers cannot be separated at room temperature, cannot be separated at room temperature because energy available at room temperature, energy available at room temperature are sufficient to interconvert one form into another form, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करने के लिए वो क्या होता है, सफिशियंट होता है। इसीलिए हम कॉन्फॉर्मर्स को रूम टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं कर सकते, वो आपस में एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। सो लेट्स बिगिन विद द वन एग्जाम्पल। पहले टर्मिनोलॉजी शुरू करते हैं, क्या क्या टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे, टर्मिनोलॉजी। उन सभी टर्मिनोलॉजी को आपको अच्छे से जानना है, क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड होती है। तो हम लोग पहले सीखेंगे टर्मिनोलॉजी इन कॉन्फॉर्मर्स। तो बेसिकली 4 टर्मिनोलॉजी आप सीखने वाले हो। पहला आप पढ़ने वाले हो डाइहेड्रल एंगल्स। डाइहेड्रल एंगल क्या होता है आप ये देखने वाले हो, सीखने वाले हो। दूसरा डाइहेड्रल एंगल के बाद आप सीखोगे एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। तीसरा आप सीखोगे टॉर्सियोनल स्ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉर्सियोनल स्ट्रेन, ये हर जगह पाया जाता है ऑलमोस्ट। और जो फोर्थ होता है दैट इज वंडर वॉल स्ट्रेन, वंडर वॉल्स स्ट्रेन। ये 4 टर्म है जिसको हमें पढ़ना है। यही चारों डिसाइड करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, किसकी स्टेबिलिटी कम, और कॉन्फॉर्मर में कैसे एनर्जी का प्रोसेस होता है, कैसे स्टेबिलिटी घटती या बढ़ती है, वो इन चारों पे डिपेंडेंट होता है। हम चारों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 सिस्टमैटिकली। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
डाइहेड्रल एंगल के बारे में। किसी को पता है डाइहेड्रल एंगल क्या होता है? आप में से कोई जानता हो व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल? डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, कोई बता सकता है? देखो होता क्या है, ये सिंपल दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल होता है, जैसे ठीक है आप ध्यान से देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करूंगा। एक हमने ऐसे आपको बनाया था, सिखाया था सोहर्स प्रोजेक्शन बनाना, है ना, सोहर्स प्रोजेक्शन बनाना। ये दो बॉन्ड पेयर है, मान लो हमने एक एच यहाँ लगा दिया, दूसरा एच यहाँ लगा दिया, तो अब पूछे इन दोनों पेयर के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, तो इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं, जीरो है, क्योंकि ये वाई को अगर उठा के ऐसे सामने ले आकर रखें यहाँ पे, तो ये वाई इसी के ऊपर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड इसी बॉन्ड का क्या होगा, ऊपर आएगा, तो दोनों के बीच में डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, जीरो। बट अगर यहीं पे हम इस वाई को उल्टा कर दें, एक वाई को ऐसे रखें और दूसरे वाई को हम ऐसे रख लें इस तरीके से, तो एक एच टॉप पे चला जाएगा, दूसरा एच क्या होगा, बॉटम पे। अब ये दोनों एक दूसरे क्या अपोजिट है, और अपोजिट होंगे तो डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल इज नथिंग, इट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स। दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल डिफरेंस है वही कहलाता है। तो इट इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर, ठीक है। दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। कहीं यहाँ पे 0 है, 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, कहीं पे 60 डिग्री होता है, कहीं पे 120 डिग्री होता है। तो ये बॉन्ड एंगल वेरिएबल है, 0 60 आएगा, 120 300 सब आएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे ये आपका डाइहेड्रल एंगल होता है। जब रिएक्शन मैग्नीफिकेशन करोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, बिना इसके रिएक्शन मैग्नीफिकेशन आने वाला नहीं है, क्योंकि एक रिएक्शन है एलिमिनेशन E2, है ना, वहां पे एलिमिनेशन तभी होता है जब लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड एंगल 180 हो। अगर लिविंग ग्रुप का बॉन्ड एंगल 180 नहीं हुआ तो एलिमिनेशन होता ही नहीं है। तो आपको पहचानना पड़ेगा ना वहां की बॉन्ड एंगल कितना है। दूसरा आप एक पढ़ोगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के 180 पे ही अटैक करते हैं, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो वहां भी आपको बॉन्ड एंगल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। ये दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वही कहलाता है। दूसरा पॉइंट है एंगल स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है ना, कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है। सबसे पहले समझो कि ये सिर्फ कहां पाया जाता है, तो इसके लिए सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यही है, इट ओनली ऑब्जर्व इन साइक्लिक सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक सिस्टम में ही पाया जाता है, एसाइक्लिक ओपन सिस्टम में ये नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल रिजल्ट इन स्ट्रेन नोन एज एंगल स्ट्रेन। अब ये समझाता हूं, बस वेट कर लो, 1 मिनट वेट करो बस। नोन एज एंगल स्ट्रेन, बात को समझिए आप सभी लोग। नॉर्मल एंगल जो होता है, अगर उससे कोई भी डिक्रीज इन एंगल पाया जाएगा या इंक्रीज इन एंगल डेविएट कर गया, तो जो स्ट्रेन डेवलप होगा, जो रिपल्सन डेवलप होगा, जो तनाव डेवलप होगा, उसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। ऐसे देखो, साइक्लोप्रोपेन सिस्टम हम सब जानते हैं, साइक्लोप्रोपेन का हर कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है, और sp3 होने के नाते इनका जिम्मेदारी था कि बॉन्ड एंगल 109 रखते, बट रिजल्टेंट आपको पता है कि यहां का बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। तो भैया ये कार्बन sp3 है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 है, कितना 60। अपने नॉर्मल एंगल से डेविएट किया कि नहीं किया, 9 से 60 आया, 109 से 60 आया ना, तो नॉर्मल से डेविएशन हो गया, इसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। निकालने का फॉर्मूला देखो क्या है, कितना है एंगल स्ट्रेन, वो निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है 1/2 109 माइनस थीटा।
इससे निकलता है आपका एंगल स्ट्रेन। तो आप कहें 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप कर लो 1/2, अब 109 माइनस 60 करिए तो आपको क्या पता चलेगा, करीब आएगा 24.5 के अप्रॉक्स। एग्जैक्ट निकाल के देखिएगा, आपको इतना ही कुछ आएगा। दिस मच अमाउंट ऑफ स्ट्रेन अवेलेबल इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में देखो 100 में 60 का तो 49 बचेगा, तो 25 दूनी 50, हाँ तो 24.5 ये आपका आएगा क्या, एंगल स्ट्रेन। तो ये मॉलिक्यूल जो है उसमें 24.5 का एंगल स्ट्रेन है, मतलब इसको रिपेल कर रहा है, वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन कितना है, 24.5। ऐसे ही आप सबको पता है 3 मेंबर का हो गया, ऐसे ही 4 मेंबर में भी होगा। 4 मेंबर का जो होता है वो 90 डिग्री होता है। 5 मेंबर में आ जाओ तो जो 5 मेंबर का बॉन्ड एंगल होता है, सारे बॉन्ड एंगल ये 108 डिग्री होते हैं। तो इन सब में क्या है, एंगल स्ट्रेन है ना। तो एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल, जो नॉर्मल एंगल है sp3 ये भी था, तो होना कितना चाहिए था इसको, 109 है कितना, केवल 90। ये भी sp3 है, होना कितना चाहिए, 109 है कितना, 108। तो धीरे धीरे एंगल स्ट्रेन देखो घटता जा रहा है। इसका भी कैलकुलेट करिएगा, 9 पॉइंट समथिंग आता है, इसका बहुत ही कम आ जाएगा। तो आपने देखा कि नॉर्मल सिस्टम में नहीं, ओपन चेन में नहीं, साइक्लिक सिस्टम ऑब्जर्व होता है, और ये नॉर्मल एंगल से जो डेविएट करते हैं, जो रिपल्सन करते हैं, उन्हीं को हम लोग एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। सबको क्लियर है? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है, कैसे निकालते हैं किसी सिस्टम में। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में सीखें। तो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, थर्ड टर्मिनोलॉजी, टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ही पूरी स्टेबिलिटी चलती है, इसी से पूरी स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। तो देखो होता क्या है, दो टाइप का, आप देखो दो टाइप का सिस्टम मैंने आपको सिखाया है। एक को हमने आपको सिखाया था स्टैगर्ड, और एक मैंने आपको बताया था एक्लिप्स। ये स्टैगर्ड सिस्टम है, जहां पे सारे बॉन्ड क्या होते हैं, मैक्सिमम दूरी पे होते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म। और इसी का दूसरा फॉर्म होता है एक्लिप्स, जिसमें सारे बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, है ना। तो मैं इसको एक दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये वाला देखो इसी पे ओवरलैप किया हुआ है, मतलब एक जो व्हाइट वाला लाइन है इसी के जस्ट नीचे है। दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स। एक्लिप्स, एक्लिप्स में दो बॉन्ड एक दूसरे के एकदम क्लोज होते हैं, और स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड जो होते हैं वहां पे दो बॉन्ड पे आपस में मैक्सिमम दूरी पे होते हैं। यहां पे क्या होता है, मैक्सिमम दूरी होता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन से डेविएट होके एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन की तरफ जाएगा तो उसमें रिपल्सन होगा, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड देखो कितने पे हैं, 60 डिग्री पे हैं। मैक्सिमम दूरी यहाँ पे 60 डिग्री है। अगर हम इसकी और इसकी बात करते तो 120 होता, इसकी और इसकी बात करते तो 180 होता। मतलब कि मैक्सिमम बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे हैं, रिपल्सन मिनिमम होता है, इसलिए इसको स्टैगर्ड बोला जाता है। अगर हम स्टैगर्ड से 1 डिग्री भी क्लोज जाएंगे तो रिपल्सन चालू होगा। तो एनी डेविएशन फ्रॉम स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन विच इज लेस स्टेबल, देयरफॉर स्ट्रेन डेवलप देयर, एंड दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज टॉर्सनल स्ट्रेन। बात समझ गए? टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, समझ में आया? सो हम क्या डिफाइन करेंगे, एनी डेविएशन फ्रॉम, any deviation from staggered conformation results in strain, known as टॉर्सनल स्ट्रेन। क्लियर है सभी को? एकदम आसान है ना। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है समझ गए सभी लोग? तो दिस इज अबाउट टॉर्सनल स्ट्रेन। स्टैगर्ड है तो मोस्ट स्टेबल, एक्लिप्स गया तो लीस्ट स्टेबल। तो स्टैगर्ड से एक्लिप्स जाने का प्रोसेस ही कहलाता है आपका टॉर्सनल स्ट्रेन। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी जब स्टैगर्ड रहेगा, मिनिमम स्टेबिलिटी जब एक्लिप्स रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड। अब आते हैं फोर्थ, वंडर वॉल स्ट्रेन। वंडर वॉल स्ट्रेन,
देखो वांडर वाल्स ट्रेन जो होता है ना, वो होता है आपका दो टाइप का, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ये दोनों टाइप का होता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो अगर ये अट्रैक्टिव हुआ तब तो बड़ा अच्छा है, तब ये सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और रिपल्सिव हुआ तो सिस्टम को अनस्टेबल करता है। तो है क्या, अगर अट्रैक्टिव है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, और अगर रिपल्सिव है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। समझाता हूं, रुक जाओ। अब जैसे मान लो हमने कोई ऐसा सिस्टम लिया जिसमें दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अट्रैक्शन करेगा, तो अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। बट अगर मान लो दो ग्रुप लिए, दोनों आपस में रिपल्सन करने लगे, रिपेल, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो दो आइडेंटिकल ग्रुप जब एक दूसरे के सबसे क्लोज पे होते हैं तो रिपेल करते हैं, वहां से स्टेबिलिटी घट जाती है। जैसे मेथाइल मेथाइल एक दूसरे के पास होंगे तो रिपल्सन करेंगे, ठीक है, एडजेसेंट पे होंगे तभी रिपल्सन करेंगे, दूर होंगे तो नहीं करेंगे। ऐसे ही OH OH जब एक दूसरे के एकदम क्लोज होंगे तो रिपल्सन करेंगे, बट जब एडजेसेंट पे होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, रिपल्सन क्या करेंगे, अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, एक सिस्टम आएगा वहां मिलता है ये। तो अगर अट्रैक्शन हो रहा है कहीं पे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिपल्सन हो रहा है तो स्टेबिलिटी घटेगी। ये आपका वान डेर वाल्स ट्रेन में देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि अट्रैक्टिव होता है, और रिपल्सन हो गया तो स्टेबिलिटी घटेगी क्योंकि रिपल्सिव स्टेबिलिटी को घटाता है। ठीक, तो ये हमारे पास दो सिस्टम, ये पूरी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट। अब हम लोग वन बाय वन सिस्टम पढ़ेंगे। किन किन सिस्टम में हमें पढ़ना है कॉन्फॉर्मेशन, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, है ना, इथेन का कॉन्फॉर्मेशन आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, देखिए कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इंपॉर्टेंट है, तो छोटा सा है, सबसे छोटा यही होता है। तो सबसे पहले इथेन मॉलिक्यूल को लिखना होता है, स्टैगर्ड फॉर्म में इसको लिखिए, स्टैगर्ड नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो चलो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हम लोग छाप देते हैं। ये हमारा इथेन भैया है, इनको हमने क्या कर दिया, पूरे तरीके से छाप लिया। अब छापने के बाद बच्चों करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है फुली एक्लिप्स में। तो फुली एक्लिप्स में आपको बनाना मैंने सिखाया था कि फुली एक्लिप्स में किसी को बनाना होगा तो दोनों वाई सेम टाइप का बना देना, है ना। तो यहाँ का दोनों वाई मैंने क्या किया, सेम टाइप का बना दिया, और सारे हाइड्रोजन देखो लग गए, ये आपके सारे हाइड्रोजन हैं। ये आपका क्या एक्लिप्स फॉर्म है। कैसे बनाए होंगे इसको हमने इसको कन्वर्ट किया ऐसे, पहला वाई ऐसे, दूसरे कार्बन का भी वाई ऐसे, और मैंने आपको बनाना सिखाया है। ये दोनों वाई ऐसे बन जाएंगे। अब एक वाई को क्या करना, उठा के इसके ऊपर रख देना और गोला कर देना, वही मैंने किया है, ये कर दिया। अब यहां से चालू करेंगे कॉन्फॉर्मेशन। देखो यहां पे डायहेड्रल एंगल कितना है बच्चों, ये एक्लिप्स फॉर्म है, ये आपका क्या है, एक्लिप्स फॉर्म है। यहां पे जो डायहेड्रल एंगल है वो 0 है, मतलब कि सारे बॉन्ड एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही नजदीक हैं। तो ये आपका डायहेड्रल एंगल यहाँ पे 0 पाया जाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ से 60 डिग्री पे घुमा दें, 60 डिग्री पे घुमा दें, तो ये वाला बॉन्ड घूम के यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड घूम के यहाँ, और ये बॉन्ड घूम के यहाँ। ध्यान रखना एक ही बॉन्ड को रोटेट करना, दोनों मत घुमाना, दोनों घुमाओगे तो वही बनता रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। एक को पकड़े रहो, दूसरे को किर्रे की तरह से घुमा दो, जैसे किर्रा घुमाते हैं ना, ऐसे घुमा दिया, तो एक बॉन्ड वही है, दूसरा घूम गया। जब घूमेगा ना बच्चों तो देखो क्या बनेगा, हमने ऊपर वाले घुमाया है, नीचे वाले को फिक्स रखा, तो नीचे वाले आपको जहां थे वहीं पे अपना हाइड्रोजन लेके बैठे हुए मिलेंगे, ये मिल गया बैठे हुए, है ना। और जो घुमाया जिसको वो ऐसे ऐसे आ गया, 60 डिग्री रोटेट हो गया, देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री पे आ गया। फिर अगर इसको हम फर्दर 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो वापस यही बनेगा, देख लो, फिर यहां से यहां, फिर यहां से, मतलब 0 से 60, 60 से 120, 120 से 240, 240 से 300, 300 से 360, यही बनेगा। तो आप 0 डिग्री पे जो पाए हो, 60 डिग्री पे उसका अपोजिट पाओगे, उसका नाम होगा स्टैगर्ड। उसका नाम क्या होगा, स्टैगर्ड। डिग्री कितना यहाँ पे, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, 0 डिग्री पे आपका एक्लिप्स, फिर 120, 60 से 120 पे फर्दर एक्लिप्स, फिर 240 पे स्टैगर्ड,
फिर 300 पे एक्लिप्स और फिर 360 पे स्टैगर्ड। तो आपको ये मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी के बीच में 0 से 360 के बीच में, है ना, 0 से 60 के बीच में, 360 नहीं, 0 से 60 के बीच में आप देखोगे ये जहां था उसको वहीं रखते हैं, नीचे वाले पे नहीं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, मतलब 1 से लेकर 59 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनेगा ना, मतलब 59 को इनफाइनाइट ही बोल देते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे बनता रहेगा, कई सारे स्ट्रक्चर, छोटे 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 छोटे, बट इनको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। इनको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं, ऐसे छोटा छोटा बनता रहेगा, कलेक्टिवली नोन एज स्क्यू। और यहाँ पे जो थीटा होता है ये 0 से ज़्यादा और 60 से कम, मतलब 0 to 59 डिग्री पे कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं जो कलेक्टिवली स्क्यू कहे जाते हैं। इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू। देखो सब लोग दिखाई दे रहा है ना, 0 से 60 सीधे घुमा देंगे तब तो हमको 60 पे मिल ही गया, बट 1 डिग्री से लेकर 59 डिग्री तक हमको वैरायटी ऑफ कॉन्फॉर्मर्स मिलेंगे, है ना, उनको स्क्यू बोलते हैं। तो यहां से दूर होंगे बट यहां से पास, यहां पे जो बॉन्ड होंगे वो इससे थोड़ा दूर होंगे बट इससे थोड़ा पास होंगे। तो अब हमको लगाना है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अगर आपसे पूछे बताओ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आप सीधे सीधे बताओगे सर जहाँ पे बॉन्ड दूर दूर थे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो हम तुरंत पूछेंगे तो बोलो ना कौन कौन से बॉन्ड दूर दूर थे, कहाँ कहाँ पे बॉन्ड दूर थे, तो आप क्या बताओगे कि सर सबसे ज़्यादा दूर बॉन्ड था स्टैगर्ड में, है कि नहीं। देखो सबसे दूरी वाला बॉन्ड कौन है? स्टैगर्ड, फिर स्क्यू, फिर एक्लिप्स, करेक्ट। तो हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर इज इक्वल टू द मोस्ट स्टेबल सिस्टम इज स्टैगर्ड, देन स्क्यू, देन एक्लिप्स, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना है, मैं बना रहा हूं, सबसे हाई एनर्जी का कौन सा होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इसमें हाईएस्ट एनर्जी का कौन सा है, विच कॉन्फॉर्मर इज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कॉन्फॉर्मर कौन सा है, देख के बताना जरा। जिसकी स्टेबिलिटी मिनिमम उसकी एनर्जी होती है मैक्सिमम, तो एक्लिप्स वाले की एनर्जी हाईएस्ट होगी, ठीक है, और स्टैगर्ड की एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट। मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इधर पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक, और इधर होगा थीटा, कितने डिग्री पर रोटेट किया गया। तो देखो यहां से चालू करेंगे, पहला 0 आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 0 आएगा, है ना। 0 डिग्री ये है आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपका 60 के बाद 120 डिग्री, ये हो गया आपका 240 डिग्री, ये हो गया आपका 300 डिग्री, और ये हो गया आपका 360 डिग्री, है ना। देखो ध्यान से, 0 डिग्री पे हमारा कॉन्फॉर्मर क्या था, 0 डिग्री पे एक्लिप्स, फिर 60 डिग्री पे हमारा कौन आया? स्टैगर्ड, ये वाला क्या था? स्टैगर्ड, यहाँ पे स्टैगर्ड है ना। फिर ये 120 पे आया, ये 120 डिग्री पे एक्लिप्स, ये कितने पे आया? 240 पे, फिर ये 300 पे, फिर से आ गया हमारा क्या? एक्लिप्स, और फर्दर 360 पे हमारा क्या आ जाएगा? स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड जो है वो सब नीचे हैं और एक्लिप्स जो है वो सब ऊपर हैं। सभी एक्लिप्स बीच में, क्योंकि वो बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको? स्क्यू। तो स्क्यू को बीच में नहीं लिया जाता क्योंकि वो एक इमेजिनरी है। तो 0 से 360 के बीच में वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर बने होंगे, वो जस्ट एक इमेजिनरी है, तो उसको यहाँ कंसिडर नहीं करोगे। तो हाईएस्ट एनर्जी का कौन है? स्टैगर्ड, एक्लिप्स, और लोवेस्ट एनर्जी का क्या है? स्टैगर्ड। सबकी एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। स्टैगर्ड सबकी एनर्जी बराबर और एक्लिप्स सबकी एनर्जी बराबर। तो दिस डायग्राम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ ईथेन। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। हाईएस्ट एनर्जी से 60 पे गया, लोअर एनर्जी में आ गया, फिर 60 पे हायर एनर्जी पे चला गया, फिर लोअर पे आ गया, फिर हायर पे गया, फिर लोअर पे आ गया, फिर मतलब जितनी बार घुमा रहे, एक बार ज़्यादा एनर्जी, एक बार कम एनर्जी, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, यही तो हो रहा है। ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, बस
टिंग ढीना टिंग ढीना टिंग ढीना, ऐसा एनर्जी हो रहा है। समझ गया? तो आगे चलो दूसरा, अगला कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। नेक्स्ट कॉन्फॉर्मर पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन 4 कार्बन का है, ठीक। हम एन ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन अपन लोग पढ़ने वाले हैं। एन ब्यूटेन देखो ऐसे बनता है, CH3, इस कार्बन पे एक H यहाँ लगा देते, एक H यहाँ, देन फर्दर H और ये H, ये आपका हो गया CH3। हमें जो कॉन्फॉर्मेशन पढ़ना है वो C2 और C3 के बीच में, ये C2 है और ये C3, IUPAC नंबरिंग करते तो ऐसे 1 2 3 4 होता, ठीक है। हम यहाँ से इसका कॉन्फॉर्मर स्टार्ट करेंगे, मैं स्टार्ट करूंगा नीचे से, रुको जरा, इसको पकड़ ले चलते हैं कहीं दूर, चलो नदिया पार, इधर ला दिए। हम इसी का Y बनाने वाले हैं, आपको सिखाए थे Y बनाना, इसका पहले जब Y बनाओगे ना आप लोग, इसका Y बना के एक्लिप्स बनाते हैं, ठीक है। दोनों Y सेम कर दिया जाए, जब दोनों Y सेम करिएगा तो ऐसे बनेगा, इसका दोनों Y क्या करेंगे सेम, मेथिल मेथिल, एक पे H H H और H, ये आपका हो गया एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। यहीं से चालू करेंगे, इसको मार दो गोलू, इसको भी मार दो गोलू, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक। तो उसको जो बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे टोटल 6 बनते हैं, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहां से चालू करेंगे, दिस सिस्टम इज नोन एज फुली एक्लिप्स कॉन्फॉर्मर, क्योंकि इसमें एक्लिप्स एक और आएगा, इसको फुली एक्लिप्स कहा जाता है। सभी लोग ध्यान सुनना, दिस इज कॉल्ड फुली एक्लिप्स। फुली एक्लिप्स में जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। आपको दिख रहा होगा, मेथिल मेथिल के खोपड़ी पे है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन खोपड़ी पे है, और आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब यहां से क्या करेंगे, 60 डिग्री पे रोटेट, पहला रोटेशन 60 पे मारो तो ये मेथाइल घूम के यहां से यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां से यहां जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां से यहां आएगा। 60 डिग्री का एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग नाम देंगे गॉच, इसका नाम देते हैं गॉच। देखो नीचे वाला जहां था उसको वहीं रखो, उसको छूना ही नहीं है, छूना ना, जो जहां था वहीं रहेगा, नीचे वाले को नहीं छुआ। ऊपर वाले को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ऊपर वाला देखो मेथिल यहां से 60 डिग्री पे आ गया, है ना। दो मेथिल और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ गया, 60 डिग्री। क्योंकि ये सभी अलग अलग हैं तो स्टैगर्ड फॉर्म है, बट दिस स्टैगर्ड फॉर्म इज नोन एज गॉच। यहाँ पे इसको गॉच के नाम से जाना जाता है, और इसका जो डाइहेड्रल एंगल है ना भाई लोग, वो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है, देख लो आप 60 डिग्री। फिर से इसको 60 डिग्री पे मारेंगे, फर्दर 60 डिग्री पे घुमाइएगा। तो जब फर्दर 60 डिग्री घुमाएंगे तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड आ जाएगा इसके खोपड़ी पे, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर और ये हाइड्रोजन उसके ऊपर, है ना। अब देखो एक बड़ा ग्रुप छोटे के ऊपर जाएगा, छोटा बड़े के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स, क्योंकि सेम ग्रुप सेम को कवर करता तो कंप्लीट कवरिंग होती, बट ये आधा आधा कवरिंग हुआ है, गरीबों वाली कवरिंग हुई, इसलिए इसका क्या नाम है, पार्शियल एक्लिप्स। ये H देखो मेथिल हाइड्रोजन को कवर कर रहा है, हाइड्रोजन मेथिल को, तो ये भी एक्लिप्स ही है इसकी जगह। बट यहां देखो बड़ा ग्रुप छोटे के साथ है, छोटा ग्रुप बड़े के साथ, तो इसको केवल नाम देते हैं पार्शियल एक्लिप्स। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल एक्लिप्स, ध्यान से देख लो। और यहां पे जो डाइहेड्रल एंगल आएगा भाई लोग, वो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, क्योंकि 60 के बाद 60। पार्शियल एक्लिप्स, कंप्लीट एक्लिप्स जो होता है उसको फुली एक्लिप्स, और इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल एक्लिप्स। फिर 60 पे घुमाएंगे, इसके बाद फर्दर 60 डिग्री रोटेट मारो। तो फर्दर जब 60 डिग्री घुमाएंगे तो इस बार देखो ये मेथिल यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, और ये सफेदा वाला हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। जब ये यहां आएगा तो एक नया स्ट्रक्चर आएगा, नीचे वाले बॉन्ड जहां थे वहीं रखने हैं, उसको नहीं छूना है,
किसको बदल देना है? जो भी घुमा के ले गए हैं। अब देखो फिर से एक स्टैगर्ड स्ट्रक्चर आया, बट इस स्टैगर्ड का नाम होता है एंटी। इसको क्या नाम देते हैं? एंटी। दिस इज नोन एज एंटी कॉन्फॉर्मर। और यहाँ पे डायहेड्रल एंगल है 180। देखो दोनों मेथिल के बीच का एंगल कितना है? 180 है। 180 पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 4 स्ट्रक्चर बने, अभी और बनेंगे बट वो सब कॉमन होने लगते हैं। अब देखो ध्यान से सभी लोग देख के मुझे को बताओ, चारों समझ में आया कैसे बनाया? अगर अब फर्दर 60 रोटेट करोगे यहां से फिर से, तो ये वाला बॉन्ड इस पे आ जाएगा, ये बॉन्ड इस पे, ये क्या बन जाएगा? पार्शियल एक्लिप्स। हाइड्रोजन मेथिल पे और मेथिल हाइड्रोजन पे जो ऑलरेडी है, तो 120 के बाद फर्दर कहां बनेगा? 180 के बाद 240 पे। और फिर यहां से यहां रोटेट मारोगे 60 डिग्री, फर्दर 60 डिग्री, है ना, फर्दर 60 डिग्री, तो 300 पे फिर से एक बार 300 पे सेम आएगा, एकदम सेम टू सेम डिट्टो। और फिर इसको 60 डिग्री मार दोगे तो 360 पे फर्दर सेम आ जाएगा, जीरो पे जो था वही 360 पे आ जाएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर क्या है? 2 टाइम्स बनते हैं, ये 2 टाइम बनता है और एंटी एक बार बनता है। ये 4 ही स्ट्रक्चर बनते हैं। आप यहां से वापस 60 डिग्री घुमा के देखो ये बन जाएगा, फिर यहां से 60 डिग्री घुमा के देखो ये बन जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि टोटल 4 स्ट्रक्चर 6 बनते हैं, जिसमें से 2 कॉमन होता है और 4 डिफरेंट होता है। अच्छे से देख लो बच्चों, पूरा प्रॉपरली देख लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 डिफरेंट बनता है ना? 0 पे अलग, 60 पे अलग, 120 पे अलग, 180 पे अलग, 240 वाला और 120 वाला सेम होता है, 60 वाला और 300 वाला सेम होता है। इसको गॉच नाम देते हैं, इसको पार्शियल एक्लिप्स, इसको एंटी कहा जाता है और इसको कहा जाता है फुली एक्लिप्स। ये 4 डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स हैं। आप अच्छे से देख लो और मेरे को बताओ समझ आया क्या? सभी लोग एक बार ना समझ में दोबारा देखो वीडियो को, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 14 बार देखो, समझ आ जाए खत्म कर दो, मत देखो। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाते हैं। अब लगाएंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। अब आप बताओ, अगर आपसे पूछे चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ, क्या लगाओ सभी लोग? अभी नीचे नीचे देखा है तुरंत तुरंत। सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी था, क्योंकि 2 बल्कि ग्रुप क्या थे? मैक्सिमम दूरी पे। फिर गॉच था, फिर पार्शियल एक्लिप्स था, पीछे जाके देखो यही दिखेगा पार्शियल एक्लिप्स। सबसे वाहियात, सबसे खराब हमारा जो सिस्टम था वो था फुली एक्लिप्स। फुली एक्लिप्स सबसे खराब था, इसलिए क्योंकि 2 बल्कि ग्रुप एक दूसरे खोपड़ी पे चढ़ के तांडव कर रहे थे, और दोनों तांडव से क्या होगा? रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा? स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी घटने से क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब इसका बनेगा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, मस्त बनता है, खूब खूबसूरत बनता है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बहुत ही शानदार बनता है। तो आइए बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, इसके डायग्राम देखना अलग होगा, नीचे वाले का अलग था ना, इसका अलग होता है। लेट्स स्टार्ट विद द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ये रहा, ठीक। चलो शुरू किया जाए। 0 डिग्री पे कौन था भाई लोग? 0 डिग्री पे कौन था? 0 डिग्री पे था फुल्ली एक्लिप्स, तो हाईएस्ट एनर्जी का। उसके बाद क्या बना? गॉच। गॉच के बाद क्या बना? पार्शियल एक्लिप्स। उसके बाद क्या बना सर? एंटी। एंटी के बाद क्या बना सर? पार्शियल एक्लिप्स। उसके बाद क्या बना था सर? गॉच। गॉच के बाद क्या बना था? फुली एक्लिप्स। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? थोड़ा सुंदरीकरण करना था इसका। ये डिग्रियां देखते जाओ, बस आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये और ये गॉच है, ये और ये पार्शियल एक्लिप्स है, ये और ये फुली एक्लिप्स है, और ये एंटी है। दिस इज कॉल्ड एंटी, दिस इज कॉल्ड गॉच, and these two are called partial eclipse,
partial eclipse and this one is fully eclipse. This one is called fully eclipse. अब देखो सबसे पहले फुल एक्लिप्स कहाँ था, 0 डिग्री पे. जब 0 डिग्री था फुल एक्लिप्स, 60 डिग्री जैसे रोटेट हुआ गॉच आया था. देखते जाओ अच्छे से, ये कहाँ आया था, ये वाला. अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये आया था 120 पे. यहाँ कौन हो गया 120 डिग्री पे. उसके बाद यहाँ पे कौन आया था 180 पे आपका एंटी आया था. 180 के बाद फर्दर जो रोटेट किए थे तुरंत, तो आपको मैंने कहा था गॉच आएगा, सॉरी वो आएगा पार्शियल एक्लिप्स. तो यहाँ 240 होते फिर से पार्शियल एक्लिप्स आया. पार्शियल एक्लिप्स के तुरंत बाद अगला जो आया था उसका नाम था, वो 300 पे आया था, दैट इज गॉच. यहाँ भी 60 पे गॉच आया था. पे और फिर से 360 जब जाएंगे तो फर्दर हमारा क्या आ जाएगा पार्शियल एक्लिप्स, सॉरी फुल एक्लिप्स. तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, दिस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन. ये एन ब्यूटेन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है. सब लोग अच्छे से देख लो. सबसे लोअर एनर्जी का एंटी, उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी का गॉच, उससे भी ज़्यादा एनर्जी का पार्शियल एक्लिप्स, सबसे ज़्यादा एनर्जी का फुल एक्लिप्स है. तो एनर्जी का ग्रेडेशन उसी के अकॉर्डिंग लगा है. जैसे जैसे बना है वैसे वैसे लगा है. आप सब यहाँ पर अच्छे से इसको देख सकते हो. जैसे जैसे बना है वैसे ही लगाया गया है. हमारी कोई अपनी कलाकारी नहीं है. सो आप सब इसको अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो. दिस इज अबाउट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन. कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन देख लो अच्छे से. आ गया. नेक्स्ट चलें आगे. अब कुछ एक्सेप्शनल सिस्टम का कॉन्फॉर्मर आपको बताना है, ठीक है. सो चलो अगला चलते हैं. कॉन्फॉर्मेशन ऑफ सम एक्सेप्शनल सिस्टम. और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शनल जो होते हैं वही तो आते हैं. सम एक्सेप्शनल सिस्टम. तो कुछ एक्सेप्शनल सिस्टम है जिनके बारे में पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशन. और आपको पता है जो एक्सेप्शन होते हैं वही खतरनाक होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का. पहले करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का. ध्यान से देखो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है. इथाइलिन ग्लाइकोल बच्चों ये है OH H मेथाइल की जगह यहाँ पे 2 OH लग जाता है. बस जो 2 मेथिल थे वहाँ पे 2 OH लग जाएगा. और इसमें मैं आपको बताऊं, सीधे आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है और यहाँ की जो स्टेबिलिटी है वो हायर हो जाती है गॉच की ग्रेटर देन एनटी. तो यहाँ मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है गॉच. समझाता हूँ क्यों. देन एनटी होता है, देन पार्शियल होता है, सबसे लास्ट में फुली एक्लिप्स है ना. फुली एक्लिप्स. सिर्फ एक ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा, वो आपको याद रखना है, एंड दैट इज गॉच. रीजन भी है. रीजन क्यों है कि जब गॉच बनता है ना, यहाँ जब गॉच बनाओगे तो इसके गॉच को इतना बेनिफिट होता है कि गॉच इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है. और आप सभी लोग बताओ, अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी. तो आप सबका आंसर मुझे पता है, आप सब बोलोगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी. और यही वॉन डेर वाल इंटरेक्शन है. देखो ये गॉच है, 2 मेथिल बगल में आ गए है ना. तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये गॉच फॉर्म है. ये आपने अभी भी देखा एन ब्यूटेन में 2 मेथिल जो बगल में थे उसको गॉच कहा गया था. तो ये दोनों गॉच हैं. जैसे ही एडजेसेंट पे आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. गॉच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, एंटी में हो नहीं पाएगा. और फुली एक्लिप्स में एक दूसरे के ऊपर रहेंगे तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता. तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शनल सिस्टम. ठीक है. ऐसे ही और भी एक्सेप्शनल सिस्टम है. बस इस OH को हटा कर यहाँ पे फ्लोरीन लगा दें तो नाम हो जाएगा 2-फ्लोरोइथेनॉल. 2-फ्लोरोइथेनॉल. सेम सिस्टम है. देखो बस एक OH रहेगा और एक OH को हटा कर वहाँ पे हम क्या लगा देंगे,
फ्लोरीन, वहाँ भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनता है और उसमें भी सेम स्टेबिलिटी लगेगा। ड्यू टू दिस यहाँ क्या होगा, एक OH की जगह हम वहाँ पे फ्लोरीन लगा देंगे बस। तो होता क्या है, ये फ्लोरीन और इस OH का जो H है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम चाहिए होते हैं, आपको याद है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो इसका हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गॉच मोर देन एंटी मोर देन पार्शियल मोर देन फुली। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, शॉर्टकट लिख दिया। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। और ये आपका था ऑल अबाउट कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस इन ओपन चेन सिस्टम, और ये कंप्लीट होता है, खत्म। सो आइसोमेरिज्म में आपका हो गया कंप्लीट। अब अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे आपका वो होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो आई होप कि आप सब इसको पढ़ के कंप्लीट करोगे, जल्दी से जल्दी खत्म कर लो, प्रैक्टिस भी तैयार हो जाए इसको करके, और हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया और अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आप सबको उम्मीद है सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हो, आप मेरे को क्वेश्चन भेज देना, मैं बता दूंगा। मगर हाँ, क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, उसका टेस्ट मैं असाइन कर रहा हूँ, बहुत जल्दी असाइन करने वाला हूँ, ठीक है। सो ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय। वीडियो को बच्चों लाइक कर लो, वीडियो सभी लोग लाइक कर देना जरूर से, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।